हेलो एवरीवन। आज हमारा वीडियो बीए पार्ट थर्ड के इतिहास विषय पर है। आज की पुस्तक का नाम है, इस वीडियो की पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हमारी आज की जो चर्चा है वह प्रथम सिख युद्ध के ऊपर है। प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और रणजीत सिंह के बाद ही पंजाब में केंद्रीय शासन का प्रभाव क्षीण होता गया, क्योंकि जिस प्रकार से रणजीत सिंह ने शासन व्यवस्था स्थापित की थी उसे चलाने के लिए कोई योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। किंतु रणजीत सिंह के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वह अपनी योग्यता को प्रमाणित नहीं कर पाए, या किसी भी मंत्री या सेना नायक अधिकारी ने भी वैसी योग्यता का परिचय नहीं दिया। उस समय जो उनके प्रमुख सरदार थे या अधिकारी थे, वे सब अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में लगे हुए थे और सभी ने ये कोशिश करी कि वह सेना पर अपना अधिकार जमा ले। अब सेना पर अधिकार करने की कोशिश में क्या हुआ कि वह सेना ऐसी हो गई कि जो जितना अधिक पैसा दे रहा था सेना उसकी तरफ हो गई। तो ऐसी स्थिति में राजनीति और शासन पर सेना का प्रभाव बढ़ गया। अब जब सेना का प्रभाव बढ़ गया तो इन सिख नेताओं ने क्या करा, इनकी शक्ति को, इस सेना की शक्ति को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र का मेन कारण क्या हुआ या क्या करा इन लोगों ने, उसके लिए सिख सेना को अंग्रेजी सेना से भिड़वाना या उनको लड़वा कर उसको परास्त कर दिया। तो इस षड्यंत्र के कारण प्रथम सिख युद्ध प्रारंभ हुआ और इसके कारण क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट तो वही रणजीत सिंह के कमजोर उत्तराधिकारी। रणजीत सिंह के 7 पुत्र थे, सातों ही अयोग्य थे और हर कोई चाहता था कि मैं शासक बनूं। तो उसकी मृत्यु के बाद, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, जो उनका सबसे बड़ा लड़का था खड़क सिंह, वह गद्दी पर बैठा। उसका जो एक और भाई था शेर सिंह, वह भी गद्दी पर बैठना चाहता था और इसके लिए उसने अंग्रेजों से साठ घाट भी कर ली थी। खड़क सिंह जो कि गद्दी पर बैठा था वह एक अयोग्य व्यक्ति था और विलासी था, उसको शासन संबंधी कार्यों में भी कोई रुचि नहीं थी। साथ ही उसका जो पुत्र था नौनिहाल सिंह, वह भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वह भी शासन की बागडोर अपने राज्य में हाथ में लेना चाहता था और सिख राज्य में डोगरा सरदारों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था या मानता था कि वे लोग शेर सिंह के समर्थक थे। किंतु इधर 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई और जब उसका दाह संस्कार कर लौट रहा था तब उसके पुत्र नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। तो ये माना जाता है कि ये दुर्घटना डोगरा सरदार गुलाब सिंह के षड्यंत्र का परिणाम थी। खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई। तब क्या हुआ, डोगरा सरदारों ने रणजीत सिंह का जो पुत्र था, जो शेर सिंह था, उसका पक्ष लिया। तो सिंघन वालिया सरदारों ने क्या करा, खड़क सिंह की जो विधवा पत्नी थी चांद कौर, उसको गर्भवती बताया और पुत्र होने तक उसे संरक्षका के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव दिया। दोनों ने ये कोशिश करी या दोनों पक्षों ने कोशिश करी कि इसके लिए हमें अंग्रेजी सहायता प्राप्त हो जाए और दोनों ने प्रयास करा। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेजों को पंजाब में या पंजाब की राजनीति में सक्रिय भाग लेने का अवसर मिल गया और उन्होंने शेर सिंह को अपना गुप्त समर्थन भी दिया। अब शेर सिंह एक अयोग्य शासक था, वह राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल नहीं सका और अंग्रेजों ने भी क्या कोशिश करी, सिख राज्य को कमजोर करने की कोशिश करी। अंग्रेजों के कहने पर सिंघन वालिया सरदारों को पुनः दरबार में स्थान दिया गया। अब ये कौन थे, डोगरा सरदारों की शत्रु। अब जब डोगरा सरदार और सिंघन वालिया सरदार दोनों दरबार में उपस्थित हो गए तो दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब शेर सिंह और उसके पुत्र की हत्या करवा दी गई इन सिंघन वाले सरदारों ने। इसके पश्चात हीरा सिंह के समर्थन से रणजीत सिंह के 9 वर्षीय जो पुत्र था दलीप सिंह जिसे हम कहते हैं, को गद्दी पर बिठाया गया और रणजीत सिंह की विधवा पत्नी रानी जिंदन को दिलीप सिंह की संरक्षिका नियुक्त किया। अब कुछ दिनों तक तो ये सब अच्छा चलता रहा, किंतु कुछ समय बाद रानी का सरदार लाल सिंह से अच्छा संबंध था, वो प्रेम करती थी उससे, तो इसीलिए उसने हीरा सिंह के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से उसकी हत्या करा दी गई
और अब शासन की बागडोर रानी के भाई में और उसके जो प्रेमी था लाल सिंह उसके हाथों में चली गई। लेकिन दोनों ही इतनी योग्यता नहीं थी कि वह शासन को सुधार सके या शासन की बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दे सके। तो इस प्रकार रणजीत सिंह के अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी के कारण राज्य की जो शक्ति थी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी और पंजाब पर अंग्रेज वैसे ही तैयार बैठे थे अपना अधिकार करने के लिए। दूसरा हमारा पॉइंट है सरदारों का आपसी संघर्ष। अभी हमने बात करी थी ना, सिंघन वाले सरदार और डोगरा दोनों वहां पर दरबार में आ गए थे। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राज्य में जम्मू के डोगरा राजपूत सरदारों और सिंघन वाले सिख सरदारों का महत्व बढ़ गया और दोनों ही एक दूसरे के विरोधी थे और दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। और इन दोनों को समाप्त करने में कोई हत्या कर रहा है और कोई हत्या का बदला ले रहा है। तो इसके फलस्वरूप कई बार काफ़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार इन सरदारों की आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप अनेक योग्य नेताओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अब तीसरा पॉइंट है सिख सेना का राजनीति में प्रवेश। हमने पहले ही देखा था कि जो सरदार थे, जो अधिकारी थे, वह सेना पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और सेना भी अभी ऐसी हो गई थी कि जो जितना अधिक पैसा दे रहा था उसकी तरफ हो रही थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में जो सिख सेना अपने शासक के प्रति निष्ठावान रही, अब कमजोर उत्तराधिकारियों के शासनकाल में वही सेना प्रशासन पर हावी हो गई। शेर सिंह से लेकर दलीप सिंह तक जितने भी सरदार हुए सभी ने सेना पर अपना अधिकार रखने के लिए जी तोड़ कोशिश करी और जितनी ऊंची कीमत जो लगाता था उसका समर्थन, सेना का समर्थन उसी को था। तो इस प्रकार से जो सेना है उसका राजनीति में प्रवेश हो गया और ये प्रवेश जो है एक प्रकार से युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों की नीति। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आ गया और अब वह पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने का स्वप्न देखने लगे। अंग्रेज चाहते थे कि पंजाब में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे जब वह आक्रमण करे तो उसका औचित्य सिद्ध हो और इसके लिए उन्होंने वहाँ के जो सरदार थे गुलाब सिंह, लाल सिंह, तेज सिंह, ये जो स्वार्थी सरदार थे उनसे सांठगांठ करना शुरू कर दिया। और जब लॉर्ड एलनबरो 1842 में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तब उसने ब्रिटिश सरकार की तरफ से पंजाब की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब जब ब्रिटिश सरकार ने सतलज के पूर्वी तट पर लाहौर सरकार के अधिकृत क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया तो सिख सेना में उत्तेजना फैल गई। अब सिख सेना को भड़काने में लाल सिंह व तेज सिंह जैसे नेताओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा। 1845 में जब सिंधु नदी के द्वारा सैनिक नावों की एक शक्तिशाली बेड़ा फिरोजपुर पहुंच गया तो सिख सेना का संयम जाता रहा और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। नवंबर 1845 में अंग्रेजों ने लुधियाना के जो गांव थे उस पर अचानक अधिकार कर लिया जो कि सिख राज्य के अधिकार में थे। उन्होंने ये तर्क रखा कि इन गांवों में ब्रिटिश सरकार के अपराधी छिपे हुए हैं और अंग्रेजी सरकार इसको पकड़ने के लिए सैनिक कार्रवाई कर रही है। और इसके बाद गवर्नर जो जनरल हार्डिंग था वह सतलज की ओर बढ़ा और इसके पश्चात 7-8 दिसंबर को हार्डिंग ने मेरठ, अंबाला आदि स्थानों में तैनात अंग्रेजी सेना को फिरोजपुर पहुंचने के आदेश भी प्रसारित कर दिए थे और इन गतिविधियों से जो सिख सेना है वह उत्तेजित हो गई। सिखों व अंग्रेजों के मध्य पहली जो लड़ाई हुई थी वह फिरोजपुर के मुदकी नामक स्थान पर हुई। इसके पश्चात 21 दिसंबर को फिरोज शाह नामक स्थान पर दूसरा युद्ध लड़ा गया और इसके तत्पश्चात 21 फरवरी 1846 को दोनों पक्षों में अलीवाल बुद्धवाला नामक स्थान पर युद्ध हुआ।
उसमें अंग्रेजों की पराजय हुई और 10 फरवरी 1846 को सोबराय नामक स्थान पर अंतिम युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिख सेना की पराजय हुई। शुरू के जो युद्ध हुए उसमें तो सिख सेना की जीत हुई और इस वाले अंतिम युद्ध में सिख सेना की पराजय हुई और 13 फरवरी को अंग्रेजी सेना ने सतलज नदी को पार कर 20 फरवरी को लाहौर पर उन्होंने कब्जा कर लिया और विवश होकर सिखों को लाहौर की संधि करी। संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा दलीप सिंह को गवर्नर जनरल के शिविर में लाया गया और दोनों के बीच में संधि होने से क्या क्या संधि की क्या क्या शर्तें थी। पंजाब का जो सिख राज्य है उसके दक्षिण प्रदेशों पर उन्होंने पंजाब में अपना अधिकार त्याग दिया और ये प्रदेश कंपनी को दे दिए। सतलज जो व्यास नदी के बीच के जो दोआब, जलंधर तथा इसमें सभी स्थित किले थे उस पर भी दिलीप सिंह का अधिकार हटा दिया और कंपनी का अधिकार हो गया। पंजाब राज्य के 1.5 करोड़ रुपए जो हरजाना उस पर थोप दिया पंजाब पर। सिख सेना की भी सेना निश्चित कर दी गई। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा और रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार कर लिया गया। पंजाब राज्य ने कंपनी की बिना स्वीकृति के बिना किसी यूरोपियन को अपनी सेवा में न रखने का वचन दिया और कंपनी की सेना को स्वतंत्रता पूर्वक पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए स्वीकृति दी गई। अब चूंकि गुलाब सिंह ने सहायता करी थी इसलिए कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ रुपए में कश्मीर उसके आसपास का प्रदेश बेच दिया। अब इससे जो वजीर था लाल सिंह उसको ईर्ष्या हुई और उसने इमानुद्दीन था कश्मीर का गवर्नर, इसको उकसाया कि भाई ऐसा करने के लिए विरोध करने के लिए उकसाया और जब छानबीन करी गई तो लाल सिंह का हाथ होने से कंपनी ने उसे वजीर पद से हटा दिया। तो ये जो घटना घटी इससे सिख सरदारों को लगा कि अब जो अंग्रेज हैं यदि पंजाब से हट गए तो पंजाब में अराजकता हो जाएगी, इसीलिए इनका बना रहना आवश्यक है और इसीलिए इन लोगों के बीच 15 दिसंबर 1846 को एक आम दरबार में ये तय किया गया कि महाराजा दलीप सिंह जब तक व्यस्क होंगे तब तक शासन सत्ता के समस्त अधिकार अंग्रेज एजेंट को सौंप दिए जाएंगे और इसके लिए एक संधि जिसको भैरोवाल की संधि कहते हैं और इसको लाहौर की दूसरी संधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या हुआ इसमें कि महाराजा दलीप सिंह जब तक व्यस्क होगा तब तक एक परिषद को सौंपना तय किया गया और इसका अध्यक्ष अंग्रेजी रेजिडेंट को बनाया गया और कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया और इसके लिए पंजाब राज्य ने 22 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना तय किया गया। तो इसके परिणाम क्या निकले? बड़े घातक परिणाम निकले कि पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि 2/3 भूमि पंजाब के हाथ से निकल गई। दूसरा, रणजीत सिंह का जो विशाल साम्राज्य था वो छिन-भिन हो गया। तीसरा, सिख सेना को अत्यधिक सीमित करके उसको कमज़ोर बना दिया गया। चौथा, पंजाब की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी उसको सीमित कर दिया और भैरोवाल की संधि ने तो राजनीतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। और पांचवा था, पंजाब की जो वास्तविक सत्ता है अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो ये सब था हमारा प्रथम सिख युद्ध और इससे हमें लाहौर और भैरोवाल की संधि के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है।